जब टैक्स सिस्टम हो कॉम्प्लेक्स और अनफेयर, तब जरूरत होती है सुधार की, ताकि जनता भी समझे और सरकार भी कमाए। वेलकम टू फीक्यू एजुकेशन। मैं रश्मि परियार आपके लिए क्लास 11th के इकोनॉमिक्स लेकर आई हूँ, और इकोनॉमिक्स का ये हम पढ़ रहे हैं थर्ड चैप्टर का ये आज हमारा जो टॉपिक है वो है थर्ड टॉपिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो हमारा चैप्टर है उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण, एक समीक्षा। तो हमारा जो टॉपिक है आज का वो है कर में सुधार। किस प्रकार से कर में सुधार किया गया। ठीक है, कर आप सबको पता है कि कर क्या होता है, सरकार किस प्रकार कर लगाती है। इसको हमने पहले भी इस टॉपिक पे बात की थी। तो कर में सुधार हम देखते हैं किस प्रकार से हुआ है। तो देखिए, 1991 में आर्थिक सुधारों के अंतर्गत भारत सरकार ने कर प्रणाली में व्यापक सुधार किए, ताकि कर प्रणाली को सरल, न्याय संगत, पारदर्शी और आधुनिक बनाया जा सके। अब जब 1991 में हमारे देश में आर्थिक संकट की स्थिति पैदा हुई, उस समय सरकार ने कर प्रणाली में व्यापक सुधार किए, मतलब व्यापक मतलब बड़े सुधार किए। कर प्रणाली में व्यापक सुधार किए ताकि कर प्रणाली को क्या किया जाए, सरल बनाया जा सके, न्याय संगत बनाया जा सके, पारदर्शिता हो उसमें, और आधुनिक बनाया जा सके, जिससे कि जो हमारे देश की जनता है उसके लिए सारी चीजें आसान हो जाए। अब कर सुधारों का उद्देश्य क्या था कि कर संग्रह बढ़ाना, कर अपवंचन को रोकना, निवेश के लिए अनुकूल वातावरण बनाना। देखिए, पहला तो क्या, कर संग्रह को बढ़ाना, कर अपवंचन को रोकना और निवेश के लिए अनुकूल वातावरण बनाना। कर सुधारों के प्रमुख बिंदु, प्रत्यक्ष करों में सुधार, जो डायरेक्ट टैक्स लिए जाते हैं उसमें किस प्रकार सुधार करें। प्रत्यक्ष कर वे कर होते हैं जो आमदनी पर सीधे, आम आदमी पर सीधे लगाए जाते हैं। ठीक है, अब मतलब प्रत्यक्ष कर डायरेक्ट लगाए जाते हैं, इनडायरेक्ट रूप से नहीं लिए जाते। डायरेक्ट वो लिए जाते हैं, डायरेक्ट ही लिए जाते हैं। हम जैसे हमारी बहुत सारी इनकम है, किसी मतलब सबके इनकम के हिसाब से ले आते हैं, तो सबको अपने इनकम के हिसाब से सरकार को टैक्स भरना पड़ता है, कर देना पड़ता है। जैसे कि आयकर, जो आयकर है, आयकर भाई आपकी इनकम कितनी है उसके हिसाब से आपको सरकार को कर देना है। तो वो, और आयकर की दरों में कमी की गई ताकि लोग ईमानदारी से कर भरे। अब जो आय दर की आयकर है, जो आयकर जो लोग जमा करते थे, कर देते थे जिसकी, तो उसमें थोड़ी कमी की गई ताकि लोग क्या करें कि ईमानदारी से कर जमा करें, कुछ छुपाए नहीं गवर्नमेंट से, और जितनी उनको आय मिलती है उसके हिसाब से वो कर जमा करें। ठीक है, अब अप्रत्यक्ष कर, देखिए एक हमने पढ़ा डायरेक्ट टैक्स जो होता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। तो अप्रत्यक्ष कर वे कर होते हैं जो वस्तुओं और सेवाओं की खरीद पर लगते हैं। देखिए, एक तो हो गया डायरेक्ट कर, जो हम इनकम के हिसाब से देते हैं, हमारी आय कितनी है उसके हिसाब से गवर्नमेंट को देते हैं, सरकार को। दूसरा होता है अप्रत्यक्ष कर, जैसे वस्तुएं और सेवाएं, हम वस्तुओं और सेवाओं को खरीदते हैं ना, उस पर भी टैक्स लगता है। तो उसकी खरीद पर जो टैक्स लगता है वो कौन से होते हैं, इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष कर। एकीकृत कर प्रणाली की ओर कदम, जैसे वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी की शुरुआत की तैयारी की गई। अब जीएसटी आप सबको पता है कि हर सामान पे आजकल जीएसटी लगता है। तो ये जो अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आते हैं, जो हमें ऐसे समझ नहीं आते, तो वस्तु एवं सेवा कर जो जीएसटी है वो भी कर के रूप में है, जिसकी शुरुआत की तैयारी की गई। ठीक है, अब सीमा शुल्क, इंपोर्ट ड्यूटीज को घटाया गया ताकि अंतरराष्ट्रीय व्यापार बढ़े, उत्पाद शुल्क को तर्क संगत और सरल बनाया गया। अब सीमा शुल्क को थोड़ा घटा दिया गया, जो सीमा से बाहर चीजें जाती थी वहां से मंगाते थे। अंतरराष्ट्रीय व्यापार, जिससे कि जो हमारा व्यापार है वो बाहर के राष्ट्रों में अच्छे से जा सके, बाहर के देशों में अच्छे से जा सके। उत्पाद शुल्क को भी तर्क संगत किया गया और सरल बनाया गया, जो उत्पादों पे शुल्क लगता था। जीएसटी की दिशा में कदम, हालांकि जीएसटी 2017 में लागू हुआ। आप सबको पता है कि 2000 जीएसटी जो है 2017 में लागू किया गया था, और उसकी नींव 1991 वो, मतलब प्लानिंग हमारी बहुत पहले से चल रही थी, पर वो लागू कब हुआ, 2017 में। तो 1991 में नींव इसकी हुई, डाली गई, और कर सुधारों में रखी गई थी। इसका उद्देश्य था एक राष्ट्र एक कर प्रणाली। अब 1991 में इस चीज पे बात की गई थी, इसकी नींव रखी गई थी कि जीएसटी कैसे लागू होगा, और इसका उद्देश्य जो था एक राष्ट्र जो है उसकी एक कर प्रणाली। ठीक है, तो ये था हमारा जीएसटी।
2017 में लागू किया था, ये आपको याद रखना है। वित्तीय क्षेत्र में सुधार के प्रमुख दो। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की भूमिका में बदलाव कैसे आया? पहले आरबीआई जो थी, सरकार के निर्देश पर बैंकों को कर्ज देने के नियम तय करता था। पहले जो आरबीआई है, सरकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो बैंकों को कर्ज देने के लिए नियम तय करता था। सुधारों के बाद आरबीआई को स्वायत्तता दी गई। अब आरबीआई मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी खुद बनाता था और ब्याज दरों पर नियंत्रण खुद करता था। कौन करता था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बैंकों के नियमन में सुधार। बैंकों को कम ब्याज पर अनिवार्य ऋण देना। अब बैंकों को कम ब्याज लेकर उनको अनिवार्य जो ऋण है उनको देना पड़ता था, ठीक है, जिससे उनको लाभ घटता था, जिससे उनको कहा जो प्रॉफिट होता था वो घटता था, क्योंकि बैंकों को कम ब्याज पर अनिवार्य रूप से ऋण देना ही पड़ता था। सुधारों के तहत यह बोझ कम किया गया। बैंकों को लाभकारी और प्रतिस्पर्धी बनाने की छूट दी गई। बैंकों को और लाभकारी बनाया जाए और प्रतिस्पर्धात्मक बनाया जाए, इसके लिए भी बैंकों को छूट दी गई। निजी और विदेशी बैंकों की अनुमति। निजी क्षेत्र के बैंकों को खोलने की अनुमति दे दी गई थी। विदेशी बैंकों को भी भारत में शाखाएं खोलने की छूट दे दी गई थी। देखिए, निजी क्षेत्र में जो बैंक थे, प्राइवेट सेक्टर वाले जो बैंक थे, प्राइवेट बैंक भी खोलने की अनुमति दी गई। विदेशी बैंक को भी भारत में अपनी शाखाएं खोलने की अनुमति मिल चुकी थी। इससे बैंकिंग क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ी और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार हुआ। इससे क्या हुआ भाई? बहुत सारे बैंक आए तो सब में प्रतिस्पर्धा बढ़ी और सेवाएं जो दी गई उनकी गुणवत्ता में भी, उनमें भी बहुत सुधार आया। निवेश नियमों में छूट। विदेशी संस्थागत निवेशकों को शेयर बाजार में निवेश करने की छूट मिल गई। जो विदेशी संस्थागत निवेशक थे, जो निवेश करते थे, वो भी शेयर बाजार में निवेश करने लगे, उनको उसमें भी छूट मिल गई। इससे पूंजी प्रवाह बढ़ा। एक तो इसमें पूंजी प्रवाह बढ़ा, ज्यादा आने लगा, और शेयर बाजार को भी मजबूती मिल गई। शेयर बाजार और मजबूत हो गया, पूंजी प्रवाह भी बढ़ गया। किंग सुधारों पर नरसिंघम समिति की सिफारिशें। एक किंग सुधार की बात हो रही है यहाँ पे। जो किंग सुधार आया था, नरसिंघम समिति आई थी, उसकी सिफारिशें 1991 और 1998 में बनी गई थी नरसिंघम समितियां। ये आपको याद रखना है कि 1991 से 1998 के बीच नरसिंघम समिति बनी गई थी। ने बैंकिंग सुधारों के लिए कई सुझाव दिए। 1991 और 98 में बनी जो नरसिंघम समिति थी, उसने बैंकिंग सुधार के लिए बहुत सारे अपने सुझाव दिए, जो थे गैर निष्पादित परिसंपत्तियों को कम करना। जो गैर निष्पादित परिसंपत्तियां हैं उनको कम करना। बैंक को लेखा परीक्षण सख्त कार्य क्षमता बढ़ाना। बैंक को जो अपना लेखा जोखा परीक्षण है वो उसको और टाइट करना, सख्त करना और कार्य क्षमता को उसके बढ़ाना। विदेशी विनिमय में सुधार करना, ठीक है, विदेशी विनिमय में सुधार करना। भारतीय कंपनी और नागरिक आसानी से विदेशी मुद्रा नहीं ले सकते थे। विदेशी व्यापार और निवेश कठिन था, इसलिए 1991 में आर्थिक सुधारों के अंतर्गत विदेशी विनिमय तंत्र को भी उदार कर दिया गया, उनके लिए भी छूट दे दी गई, ठीक है। विदेशी विनिमय में सुधार। 1991 से पहले भारत का विदेशी विनिमय जो था, फॉरेन एक्सचेंज पूरी तंत्र जो था, पूरी तरह सरकार द्वारा नियंत्रित था। इस पर पूरा सरकार का कंट्रोल रहता था, सरकार नियंत्रण रखती थी। 1991 से पहले भारत का जो विदेशी विनिमय था, विदेशी मुद्रा भारी कमी आ गई थी, ठीक है। विदेशी विनिमय में सुधार कैसे किए गए? भारतीय रुपयों का अवमूल्यन किया गया, ठीक है। जुलाई 1991 में भारत सरकार ने रुपयों का मूल्य घटा दिया। इससे भारत का जो निर्यात सस्ता और आयात महंगा हो गया, ठीक है। तो हमारे जो देश से बाहर सामान जाता था वो कैसा हो गया? सस्ता हो गया। लेकिन जो बाहर से हम सामान मंगाते थे वो महंगा हो गया, जिससे विदेशी मुद्रा का भंडार बढ़ा। जिससे जो विदेशी मुद्रा का भंडार है वो बढ़ा, क्योंकि भाई हमारे देश का सामान कैसा था? सस्ता था, जो हम निर्यात करते थे, तो वहां ज्यादा लोग खरीदने लगे, और और आयात जो था वो महंगा था। तो इसलिए हमारे जब देश से ज्यादा निर्यात होने लगा, ज्यादा चीजें बाहर जाने लगी, तो हमारे देश में मुद्रा बढ़ गई, पैसे ज्यादा आने लगे। विनिमय दर प्रणाली में बदलाव। एक्सचेंज रेट सिस्टम, इसको कैसे बदला गया? मैं पहले भारत में निश्चित विनिमय दर प्रणाली, फिक्स एक्सचेंज रेट थी। सुधारों के बाद बाजार आधारित विनिमय दर प्रणाली, मार्केट एक्सचेंज रेट अपना दी गई। पहले क्या था कि भारत में निश्चित विनिमय दर प्रणाली थी, जो सरकार के उसमें थी, अंडर में। सुधारों के बाद बाजार आधारित हो गई विनिमय प्रणाली, ठीक है। अब रुपयों की कीमत विदेशी मुद्रा बाजार में मांग और आपूर्ति से तय होने लगी। अब जो रुपयों की कीमत थी वो विदेशी मुद्रा बाजार में मांग, डिमांड और सप्लाई के आधार पर तय होने लगी, कि वस्तु की मांग कितनी है, सेवा की मांग कितनी है, और उसके सप्लाई, उसके हिसाब से मूल्यों को तय करने लगे। निष्कर्ष क्या निकलते? विदेशी विनिमय क्षेत्र में सुधार से भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ने में बहुत मदद मिली। अब जो ये हमारे देश में विदेशी क्षेत्र में जो सुधार हुए विदेशी विनिमय से, विदेशों से जो विनिमय की
प्रणाली चालू हुई तो उस क्षेत्र में सुधार में भारत को जो विश्व आर्थिक व्यवस्था, वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ने का मौका मिला, दुनिया के सारे देशों से जोड़ने का मौका मिला। इससे न केवल विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा बल्कि भारत में विदेशी व्यापार और निवेश नए रास्ते खुल गए। अब इससे देखिए क्या हुआ कि ना तो केवल विदेशी मुद्रा का भंडार बढ़ा हमारे देश में, बल्कि क्या हुआ कि भारत में जो विदेशी व्यापार थे और जो निवेश थे उनके रास्ते भी खुल गए। ठीक है, विदेशों से व्यापार होना और हमारे यहाँ निवेश करने लगे बाहर से लोग आकर, है ना। विदेशी निवेश नीति जो थी 1991 से पहले भारत में विदेशी विनिमय के कड़े प्रतिबंध थे, बहुत रूल्स रेगुलेशन थे, है ना। सरकार को बहुत प्रतिबंध था, विदेशी कंपनियों को भारत में व्यापार करना कठिन होता था। वो मैंने आपको बताया था कि कैसे जब हमारे देश की अर्थव्यवस्था, हमारा देश आजाद हुआ तो बहुत पीछे चली गई, तो उसके बाद हमारे देश ने बाहर से व्यापार करना बंद कर दिया था, बंद अर्थव्यवस्था कही जाती थी उस समय। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं यही इसी से वो कनेक्ट है। विदेशी पूंजी आने में रुकावटें थी। 1991 के जो आर्थिक सुधार किए गए उसमें विदेशी नीति को उदार बना दिया गया ताकि भारत में पूंजी, तकनीकी और व्यापारिक को अवसर मिले। ताकि उदार बना दिया गया, सारी चीजों में छूट दे दी गई ताकि जो हमारे भारत में पूंजी और तकनीकी है उनको ज्यादा से ज्यादा लाया जा सके, व्यापारिक करने के अवसर मिल सके। ठीक है, निवेश नीति के मुख्य सुधार प्रत्यक्ष विदेशी विनिमय FDI और प्रारंभ में ऑटोमोबाइल, दूरसंचार। अब अनुमति, सरकार ने कई क्षेत्रों में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को मंजूरी दे दी। ठीक है, FDI जो इसका शॉर्ट फॉर्म है, FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को मंजूरी दे दी। ठीक है, इसको शॉर्ट नेम भी आपको याद रखना है। प्रारंभ में ऑटोमोबाइल, दूरसंचार, बीमा, बैंकिंग, रिटेल आदि क्षेत्रों में विदेशी निवेश को सीमित प्रतिशत अनुमति दी गई। ठीक है, अब जो ऑटोमोबाइल्स थे, दूरसंचार, बीमा, बैंकिंग, रिटेल आदि क्षेत्रों में विदेशी जो निवेश थे उनको सीमित प्रतिशत में अनुमति दी गई, मतलब एक लिमिट में उनको छूट दी गई। अब कई क्षेत्रों में 100% FDI तक की छूट है, कुछ स्वचालित मार्ग से और कुछ सरकार की मंजूरी से, कुछ स्वयं के मार्ग से और कुछ सरकार की मंजूरी से आते हैं। FDI जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो 100% तक की छूट है इसमें। स्वचालित मार्ग, निवेश के लिए सरकार को मंजूरी लेने की आवश्यकता हटाई गई कुछ क्षेत्रों में। अब कई क्षेत्रों में विदेशी कंपनियां सीधे निवेश कर सकती थी। ठीक है, कई क्षेत्रों में जो विदेशी कंपनियां थी वो डायरेक्ट आके निवेश कर सकती थी। भारतीय कंपनियों को विदेशी कंपनियों के साथ साझेदारी हो गई, करने की छूट मिल गई थी और आधुनिक तकनीकी प्रबंधन और वैश्विक अनुभव भारत में आ चुका था। विदेशी संस्थागत निवेश को, विदेशी बैंकों, म्यूचुअल फंड्स, बीमा कंपनी आदि को भारतीय शेयर बाजार में निवेश की अनुमति दी गई थी। इससे भारत की वित्तीय पूंजी का प्रभाव बढ़ा, भारत में पूंजी का प्रभाव बढ़ गया। ठीक है, निवेश को बढ़ावा मिला। प्रवासी भारतीय NRI जो थे भारत में निवेश करने की विशेष छूट और सुविधाएं उनको दे दी गई। इससे भारत के साथ उनका आर्थिक जुड़ाव और मजबूत होने लगा। अब देखिए क्या हुआ कि NRI जो निवेश को बढ़ावा दिया गया, जो प्रवासी भारतीय थे NRI थे उनको भारत में निवेश करने के लिए विशेष छूटें दी गई, बहुत सारी सुविधाएं उनको प्रदान की गई जिससे कि वो यहाँ पे निवेश करने लगे और भारत के साथ उनका आर्थिक जुड़ाव क्या हो गया, और मजबूत हो गया। जब उनको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिला, व्यापार करने का मौका मिला, कंपनियां खोलने का मौका मिला, तो उनका जुड़ाव जो है भारत से अधिक हो गया। शेयर बाजार में भी निवेश में छूट दे दी गई जिससे शेयर बाजार में भी अधिक विकास हुआ। ठीक है, विदेशी जो बैंक है उनको, बीमा कंपनियों को और शेयर बाजारों को अधिक छूट दे दी गई। इससे भारत में जो वित्तीय पूंजी का प्रवाह क्या हुआ, बढ़ गया। ठीक है, निष्कर्ष जो निकलते, विदेशी निवेश नीति में सुधारों ने भारत को वैश्विक निवेश के लिए आकर्षक बना दिया था। इससे न केवल देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली बल्कि भारत की वैश्विक व्यापार और तकनीकी स्तर को भी बेहतर हुआ। अब देखिए, विदेशी निवेश नीति ने जो सुधार किया भारत को वैश्विक निवेश के लिए आकर्षक बना दिया, क्योंकि भारत अब हमारा बाहर के देशों को भी अपने देश में एंट्री देने लगा था, उनको बहुत सारी छूट देने लगे थे, व्यापार में, उद्योग खोलने में, कंपनियां खोलने में, बैंक में, है ना, और शेयर मार्केट में, हर तरह से उनको छूट मिल गई थी। इससे न केवल हमारे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई बल्कि भारत का वैश्विक व्यापार, भारत का विश्व के साथ व्यापार और तकनीकी स्तर भी और अच्छा हो गया। भारत हमारा सारे विश्व में हर देशों के साथ व्यापार करने लगा और तकनीकी जो नई नई टेक्नोलॉजी का स्तर है वो भी और बेहतर हो गया। ठीक है, तो हमारा जो ये उद्देश्य क्या था कि कर को किस प्रकार से कम किया जाए, शुल्क हर जगह से किस प्रकार से हटाया जाए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग बाहर विदेशों से लोग हमारे देश में आके निवेश कर सके, इन्वेस्टमेंट कर सके, है ना, कंपनियां खोल सके, नई नई तकनीकों का यहाँ पे प्रयोग हो और बाहर से हम व्यापार कर सके।
तो जिससे हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति है उसमें सुधार लाया जा सके। तो कर प्रणाली को इसको थोड़ा कम करके, टैक्स को और कम करके, जनता के ऊपर से इसका बोझ कम करके इस स्थिति को और अच्छा सुधारा जा सकता था। इसके लिए सरकार ने बहुत सारे जो नियम निकाले वो हमने यहाँ पे देख लिए हैं कि किस प्रकार से हर क्षेत्र से उन्होंने कर को थोड़ा कम किया, कर के बोझ को कम किया। तो आज का ये टॉपिक हमारा यहीं पे एंड होता है। जब कर आसान होगा तभी हर नागरिक ईमानदार होगा। कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहिए फ्यूके एजुकेशन के साथ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।